अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सल्तनत उस्मानिया के ऐसे दौर के बारे में कि जिसमें जो सुल्तान बनता उसे ना चाहते हुए भी अपने भाइयों को कत्ल करवाना पड़ता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सुल्तान मोहम्मद सिवम के भाइयों के कत्ल की दर्दनाक दास्तान के बारे में और जानेंगे कि सल्तनत उस्मानिया में सुल्तान बनते ही अपने भाइयों के कत्ल का कानून कब और क्यों लागू हुआ। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वह ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतालिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सन 1595 का एक दिन सल्तनत उस्मानिया अपने उरूज पर है। ये वो दिन है जब इस वक्त के सुपर पावर का इक़्तिदार सुल्तान मुराद सिवम के इंतकाल पर इनके बेटे मोहम्मद को मिल चुका है, जो अब सुल्तान मोहम्मद सिवम हैं। लेकिन इस दिन को तारीख़ में जिस वजह से याद रखा जाता है वो शायद इस्तांबुल में शाही महल में नए सुल्तान की आमद से ज़्यादा वहाँ से 19 शहज़ादों के जनाज़ों का निकलना था। ये जनाजे नए सुल्तान मोहम्मद सिवम के भाइयों के थे, जिन्हें सल्तनत में इस वक्त राइज भाइयों के कत्ल की शाही रवायत के तहत नए सुल्तान के तख्त पर बैठते ही बारी बारी गला घूंट कर हलाक कर दिया गया था। सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ पर मबनी किताब लॉर्ड्स ऑफ द होराइज़न में मुसन्नफ़ जैसन गुडविन ने तारीख़ के मुख्तलिफ़ ज़राए के हवाले से शहज़ादों की हलाकत की रुदात बयान करते हुए लिखा है कि शहज़ादों को एक एक करके सुल्तान के सामने लाया गया। इनमें से उम्र में सबसे बड़े शहज़ादे ने, जो खूबसूरत और सेहतमंद जिसामत का मालिक था, इल्तिजा की, मेरे आका, मेरे भाई, जो अब मेरे वालिद की जगह हो, मेरी ज़िंदगी इस तरह मत ख़त्म करो। गम से निढाल सुल्तान ने अपनी दाढ़ी नोच ली, लेकिन जवाब में एक लफ्ज़ न बोला। 1595 से 21 बरस पीछे जाएं तो मालूम होगा कि सुल्तान मोहम्मद सिवम के वालिद सुल्तान मुराद सिवम की हुक्मरानी का पहला दिन भी मुख्तलिफ नहीं था और इन्हें भी ऐसे ही मुश्किल फ़ैसले का सामना करना पड़ा था। सुल्तान मुराद के वालिद सल्तनत उस्मानिया के 11वें सुल्तान सलीम दुवम का सन 1574 में 50 बरस की उम्र में इंतकाल हो गया था। सल्तनत की बागडोर इनके सबसे बड़े बेटे मुराद सिवम के हाथ आई, जो अपने बाद वाले भाई से 20 साल बड़े थे और इनकी जानशीनी को बज़ाहिर किसी से ख़तरा नहीं था। लेकिन फिर भी फिंकल लिखती हैं, उन्होंने अपनी तख्त नशीनी पर अपने सब भाई मरवा दिए और जिन्हें फिर अपने वालिद सुल्तान सलीम दुवन के पहलू में दफना दिया गया। मौरख़ कैरोलाइन फिंकल ने अपनी किताब ड्रीम ऑफ उस्मान में सुल्तान सलीम दुवम के यहूदी तबीब के हवाले से शहज़ादों की हलाकत का मंजर कुछ यूँ बयान किया। सुल्तान मुराद ने, जो बहुत रहमदिल थे और खून बहाना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, 18 घंटे इंतज़ार किया। इस दौरान वो तख्त पर बैठे और ना ही शहर में अपनी आमद का ऐलान किया और अपने 9 भाइयों की जान बचाने के तरीक़ों पर गौर करते रहे। सल्तनत उस्मानिया के कानून के ख़िलाफ़ वर्जी के डर से उन्होंने रोते हुए अपने अहलकारों को शहज़ादों का गला घूंट कर हलाक करने के लिए रवाना कर दिया और इस काम के लिए इन अहलकारों के इंचार्ज को अपने हाथ से 9 रुमाल दिए। मुराद और मोहम्मद के भाइयों की छोटी छोटी कब्रें बताती हैं कि सल्तनत में इस अफरा तफरी से बचने की क्या कीमत अता की गई, जो अक्सर किसी नए सुल्तान की तख्त नशीनी के वक्त पैदा होती थी। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि आखिर भाइयों के कत्ल के कानून का पस मंज़र क्या था। दर्जनों शहज़ादों और शहज़ादियों के इन हलाकतों के काबिल ज़िक्र बात यह है कि ये शहज़ादों का मारे जाना किसी बगावत या किसी और जुर्म का नतीजा नहीं था, बल्कि इनमें से कुछ तो गलती करने के काबिल भी नहीं थे। जिस कानून या रवायत के तहत इन शहज़ादों और शहज़ादियों को हलाक किया गया, इसकी बुनियाद तकरीबन 100 साल कबल 15वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद दुवम के दौर में रखी गई थी, जिन्होंने सन 1481 में अपनी मौत से चंद बरस कबल हदायत दी थी, जिसके तहत नया सुल्तान अपने भाइयों को हलाक कर सकता था। फिंकल ने लिखा है कि सुल्तान मोहम्मद दुवम ने अपना जानशीन नामज़द नहीं किया था, लेकिन उन्होंने अपने इंतकाल से कुछ साल कबल जानशीनी के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर दिया था, जिसमें उन्होंने ये कहते हुए भाइयों को मानने की बाकायदा इजाज़त दी कि इनका जो भी बेटा सुल्तान बने वो ठीक करेगा, अगर वो दुनिया की बेहतरी के लिए बाकियों को हलाक कर देता है।
بے شک بھائیوں کے قتل کا قانون عثمانوی تاریخ کے سب سے متنازع موضوعات میں سے ایک ہے۔ سلطنت کی تاریخ میں کئی بار اس طرح کے واقعات ہوئے جن میں سے زیادہ تر کو جائز سمجھا گیا، لیکن کچھ قتل ایسے بھی ہوئے جنہیں غلط سمجھا گیا اور تنقید کی گئی۔ کسی شہزادے کے مارے جانے کے لیے اس کا کچھ غلط کرنا ضروری نہیں تھا، اور کئی بار صرف اس خطرے کی بنیاد پر ہلاکت کو جائز سمجھا گیا کہ وہ شہزادے مستقبل میں بغاوت کر سکتے ہیں۔ لیکن سلطان محمد دوم نے اس قانون کی ضرورت کیوں محسوس کی؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک واقعے کی مدد لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں عثمانوی سلطنت کی تاریخ میں تقریباً 70 برس مزید پیچھے جانا ہوگا، جب جولائی 1402 میں انقرہ کے قریب عثمانوی حکمران سلطان بایزید اور سلطان تیمور کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ تیمور جب اپنے گھر سے جنگی مہمات پر روانہ ہوئے تو اس کے 30 برس کے بعد وہ چین اور ایران سے ہوتے ہوئے اناطولیہ میں عثمانوی سلطانوں کے علاقے تک پہنچے۔ فنکل کہتی ہیں کہ تیمور اپنے آپ کو چنگیز خان کا وارث سمجھتے تھے، اور اسی بنیاد پر ان کے خیال میں اناطولیہ، سلجوق، منگول علاقوں پر ان کا حق تھا۔ انہوں نے اناطولیہ کے مختلف ریاستوں کے درمیان اختلاف کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن عثمانوی سلطان بایزید کی نظر بھی انہی ریاستوں پر تھی۔ اس کا نتیجہ فنکل بتاتی ہیں کہ یہ نکلا کہ تیمور اور بایزید کی فوجیں 28 جولائی 1402 کو انقرہ کے قریب آمنے سامنے آ گئیں۔ اس جنگ میں سلطان بایزید کو شکست ہوئی اور وہ اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہیں رہے۔ سلطنت عثمانیہ ایک مشکل دور میں داخل ہو گئی۔ اگلے 20 برس تک سلطنت عثمانیہ کو خانہ جنگی کی وجہ سے شدید تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا۔ بایزید اول کے چاروں بیٹوں کے اپنے اپنے ہزاروں حامی تھے اور وہ برسوں تک آپس میں لڑتے رہے۔ خانہ جنگی کے آخر میں سلطان کا سب سے چھوٹا بیٹا محمد اول اپنے بھائیوں کو شکست دے کر 1413 میں سلطنت عثمانیہ کا واحد وارث بنا۔ سلطان محمد اول کو سلطنت عثمانیہ کو اپنے والد سلطان بایزید کے دور میں جو حدود تھیں ان تک بحال کرنے کے لیے مزید کئی سال جد و جہد کرنی پڑی۔ اسی دوران نئے سلطان اور تیمور کے بیٹے شاہ رخ کے درمیان خطوں کے ذریعے ایک دلچسپ مکالمہ ہوا جو ہمارے آج کے موضوع پر روشنی ڈالتا ہے۔ کیرولائن فنکل لکھتی ہیں کہ 1416 میں شاہ رخ نے سلطان محمد اول کو خط لکھا اور اپنے بھائیوں کو ہلاک کرنے پر احتجاج کیا، تو عثمانوی سلطان کا جواب تھا کہ ایک ملک میں 2 بادشاہ نہیں رہ سکتے۔ ہمارے دشمن جنہوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ سلطان بایزید خود اپنے بھائی کو ہلاک کروانے کے بعد تخت پر بیٹھے تھے۔ سن 1399 میں سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان مراد اول سربیا کے خلاف جنگ کے دوران ہلاک ہو گئے۔ اس موقع پر شہزادے بایزید نے اپنے بھائی کو مروا کر سلطنت کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ فنکل لکھتی ہیں کہ شہزادے بایزید کے ہاتھوں ان کے بھائی شہزادہ یعقوب کا قتل عثمانی خاندان میں بھائی کا پہلا قتل ہے جس کا ریکارڈ موجود ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔